जय हिंद दोस्तों, जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे 38 नंबर की क्लास है और ये घटना चक्र की पूर्वालोकन की 2025 की एडिशन क्लास है। हम लोग 38 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये क्लास में हमने काफ़ी समय ले लिया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। और अब ये जल्द ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में पूरी पॉलिटी की घटना चक्र की पूर्वालोकन क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर आप लोग जो भी सब्जेक्ट का आप चॉइस से अगर बताएंगे, मैं उसकी घटना चक्र की बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें नोट्स का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद पीवाई की देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं राज्यपाल महोदय से संबंधित। यहाँ पे राज्यपाल हैं क्या, इसमें देखते हैं। राज्यपाल भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसी कि क्या है केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो राज्यों में भी वैसे है जैसे पूरा सीएम स्तर पर राज्यों में भी देखिए राज्य में विधायिका और विधान परिषद होते हैं, वैसे सेंट्रल में भी है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं दोनों सेम ही है, ठीक है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में बताया गया, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक, और ये भाग भी याद रखिएगा, भाग 6 है, ठीक है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 154 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी किसमें हो? राज्यपाल में निहित है, ठीक है। और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से ही एक ही व्यक्ति क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसा अभी वर्तमान राज्यपाल जो है भारत की उत्तर प्रदेश की, ये राज्यपाल एमपी की भी थी और यहाँ पे वो यूपी की भी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1956 में यहाँ पे संशोधन अधिनियम बनाया गया था 7वें संविधान में। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आर्टिकल 155 में ये जिक्र किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 156 के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 156 में इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 156(2) में। इसमें देखिए क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ठीक है। किसको त्यागेगा? 156 के 2 के तहत कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद को त्याग सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएँ क्या हैं, ठीक है। इसमें देखिए अर्हताएँ मतलब एलिजिबिलिटी। आप लोग फॉर्म भरते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आपको इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, राज्यपाल बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कितना 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और इसके बाद अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम होते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी राज्य सरकार कार्य करती है वो सभी औपचारिक रूप से उस पर नाम किसका होता है? तो राज्यपाल के नाम पर होता है, ठीक है। अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पे? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये कई बार यहाँ पे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है।
और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। और इसके बाद इसमें देखिए अनुच्छेद नंबर 239 क के अनुसार, ठीक है, इसमें क 5वां के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यही आपको इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है ध्यान देने की। ठीक है, देखिए अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, केवल दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यही पहले 2 थे। ठीक है, लेकिन एक नया जुड़ गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य शासित था, लेकिन अब ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पे भी विधायिका है, तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अब इसके अलावा 3 हो गया। आप लोगों को किताब में मिलता होगा 2, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पे विलय करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधायिका है, तो इसलिए अब 3 हो गए। और इन तीनों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल नंबर क्या है, तो आर्टिकल नंबर 239 क के 5वें में। ठीक है, तो 239 क के 5वें के अंतर्गत दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्रियों यहाँ पे इन तीनों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। बाकी जितने भी राज्य होते हैं उनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल महोदय यानी कि गवर्नर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे अगली पॉइंट इसमें आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति भी रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। कितना, आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 234 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निष्प्रभावी कर दिया गया। इसको यहाँ पे समझने का आप प्रयास करिएगा कि राज्यपाल क्या है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को नामित करता है, पहली पॉइंट। और ध्यान दीजिएगा, वह राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य करता था। जो 104वें संविधान संशोधन 2019 में क्या कर दिया गया, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया और अनुच्छेद 334 इसे संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए अब यह क्या है, निष्प्रभावी, यानी कि यहीं पे बंद कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति नहीं होगी, चाहे वो सेंट्रल में हो या लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा, कोई में भी अब यहाँ पे आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है और साथ ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक न होने पर परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 201। आर्टिकल नंबर 201 में ध्यान दीजिएगा, 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राइट, इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 213। ठीक है, आर्टिकल नंबर 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल क्या है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। और अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा 161, इसके अनुसार राज्य के
किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण यहाँ पे लघु यानी करण यानी कम करने की शक्ति प्रदान की गई है। दंड को क्षमा भी कर सकता है, प्रविलंबन भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट और, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और ये सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी और ये भारत की पहली महिला भी थी। ठीक है, यूपी की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। कहाँ की? यूपी की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान देने की बात है। और यूपी की पहली महिला सीएम को भी अगर यहाँ पे आएगा तो ये यूपी की ही आई थी और ये भारत की भी पहली, तो सुचेता कृपलानी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। हम लोग आगे चल करके जब मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी यूपी की थी और सरोजिनी नायडू भी यूपी की ही राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ नोट से समाप्त। अब आइए देखते हैं इसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे यही एक प्रश्न पहला ही दिया गया है। पहले ही प्रश्न में देखते हैं, पहले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए दिया गया कि संविधान की मसौदा समिति, ठीक है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों, पहले ही राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि ध्यान दीजिएगा संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों की प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों? तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, यही यहाँ पे कारण था कि यहाँ पे अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होने लगेंगे तो फिर मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होंगे, यानी कि पहली बात तो आर्थिक पे भी व्यय होगा और दोनों लोग जनता से यहाँ पे सीधे प्रत्यक्ष माध्यम से जुड़ेंगे, तो ये विवाद का विषय बनता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल को अप्रत्यक्ष कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए इसे हटा देते हैं। निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। ठीक है, निर्वाचित राज्यपाल क्या होता है, यहाँ पे यही कारण हो जाएगा कि हम बड़े हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कहेगा मैं बड़ा हूँ, राज्यपाल कहेंगे मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो जो निर्वाचित होता है वो अपने आप के बड़ा मानने लगेगा, इसलिए ये भी एक मुद्दा था, सही हो जाएगा। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना है, तो इन्हें संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना है, यानी कि ये सेंट्रल से होते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम यहाँ पे बेस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका डिटेल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। संविधान सभा में ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। नियुक्त से तात्पर्य हो यहाँ पे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित न हो, निर्वाचित से तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, कृष्णाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता राज्यपाल के पक्ष में थे। ठीक है, अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान को मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा और निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व संघर्ष को जन्म देंगी। ठीक है, और केंद्र का ध्यान दीजिएगा राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और अलगाववाद को शिवसी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोगों को निर्वाचित होने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। ठीक है, तो इसमें संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करेगा तो ये हो जाएंगे राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे संवैधानिक हैं और आइए देखते हैं। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 154, ठीक है,
इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राज्यपाल में। तो इसलिए क्या है, ये संवैधानिक है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, और इस प्रकार राज्य सरकार संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और इसमें आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, देखते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्त करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल को, इसमें से ये कोई सही नहीं होगा, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हम लोग नोट्स में भी देखें, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। ये भी यहाँ पे सेम प्रश्न है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य में, ध्यान दीजिए, इसमें किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो 155 के तहत होती है। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें होती है? तो 155 के तहत होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में कह रहा है कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो पहले ही गलत है, जरूरी नहीं है, जन्म से नहीं, जब वह राज्यपाल बनता है तो उसे भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा, जन्म से नहीं। जन्म से तो वो कहीं का हो, ऐसा नहीं है, वो ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, किसी दूसरे देश का विदेशी हो, लेकिन जब भी वो राज्यपाल बने तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि जन्म से हो। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। देखते हैं दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35। जी बिल्कुल, आयु उसी कम से कम न्यूनतम 35 साल होना चाहिए, ये सत्य है। उसमें लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भाई इसमें यहाँ पे योग्यता नहीं होना है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए 2 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं इस प्रश्न को, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएँ क्या? वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, उपयुक्त से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 की परंतु के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? ये हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 157। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 157 के तहत एक से अधिक नियुक्ति करता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 कथन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 3 कथन मुझे दिख रहे हैं, और हो सकता है अगले पेज पे और भी क्वेश्चन हो। तो देखते हैं पहला, यहाँ पे राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। क्या बताइए, 3री अनुसूची में है? तो ये गलत है, 3री अनुसूची में नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि किस अनुसूची में है। और इसमें देखते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश की समक्ष शपथ प्रतिज्ञा करेगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा इसमें सही है, केवल 2 अभी तक गलत है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे और भी दिया गया है। ठीक है,
और इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1, 3, 4 सही हो जाएगा, 2 केवल गलत है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में 159 आर्टिकल क्या है, 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। ठीक है, आर्टिकल नंबर क्या दिया गया है, 159 में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है। ठीक है, तो ग्रहण कौन करवाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं रहते हैं तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही इसकी क्या है, शपथ है दिलवाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। ठीक है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल से ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पे निहित होगी। ठीक है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। किसे, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है और अनुच्छेद 156 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। ठीक है, तथा अनुच्छेद 156(3) के तहत राज्यपाल सामान्यतः अपना पद, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है, और राज्यपाल को पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। यह यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया, पहला उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो गवर्नर को यानी कि राज्यपाल की बात कर रहा है, ये सत्य है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहता है, ये भी करेक्ट है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो ये भी करेक्ट है। सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए पद पर रहती है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर में यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे कथन और कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दिए गए हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद का कार्य नहीं कर सकता। हम बार बार इसको पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति 1 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ए गलत हो और आर सही हो। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या है, मुस्कुरा रहा है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 153 संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने निवारित नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए ए क्या है, गलत है और कारण आर सही है। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी करेक्ट है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी करेक्ट है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व पद मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए दिया गया है आर्टिकल नंबर 156, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे समझाते हैं। 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की यहाँ पे प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, किसके, राष्ट्रपति के धारण करता है, और पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे पद मुक्त करता है। यहाँ पे किसी प्रशासन शासन के नहीं यहाँ पर करता है। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद की पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रखते हुए राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष, 5 वर्ष तक की अवधि पर पद धारण करता रहेगा, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अन्य कथन क्या है, सत्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, और इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, ध्यान दीजिएगा, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा तो कहीं संविधान में जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे कह रहा है कि पद धारण करेगा, 5 साल रहेगा, लेकिन उसे पदावधि पूरी होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वह क्या है, बना रह सकता है जब तक कोई दूसरा राज्यपाल नहीं आ जा सकता। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है, अनुच्छेद 156(3) के। परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी यहाँ पे तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों कथन क्या हैं, सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 नंबर। राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल किसकी प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, अगला देखते हैं, ये डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यहाँ पे इच्छा तक ही पद पर बना रह पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 नंबर। 17 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। ठीक है, कौन सा एक कथन सही है यहाँ पे बताना है। ठीक है,
देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो यह तो पहले ही गलत हो गया। और भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। देखिए, कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये सी ऑप्शन सही है, सही पूछ रहा था, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विधायी व्यवस्था वाले संघराज्य क्षेत्र मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुसमर्थन के आधार पर की जाती है, तो ये कथन करेक्ट है। ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156 फर्स्ट के प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, और अनुच्छेद 153 परंतु के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, अब इसे हटा दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका का प्रावधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर के जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ये रियासत के स्थान पे राज्यपाल का नाम दे दिया गया। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अगली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। और इसके बाद इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य की 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख के अनुरूप में पुनर्गठित कर वहाँ उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। इसके बाद देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत है, तो ऐसा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान में 6वें संशोधन द्वारा है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान में 6वें संविधान संशोधन 1965 में राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। ठीक है। तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित हुआ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपालों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 20 नंबर। 20 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई, तो ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग हो जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल से ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। 21 नंबर देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है कहाँ, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 239 फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यहाँ पे अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। ठीक है। अगला देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो इसमें क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, 2021 के उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, नवसृजित जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था। ये 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न थे। इसमें राधा कृष्ण माथुर जी ये लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से तात्पर्य हो जाएगा उपराज्यपाल। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रथम बार जब बना तो इसके उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा फरवरी 2023 में शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद 24 नंबर प्रश्न। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कैसे? ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका अर्थ होता है राज्य की संचित निधि। ठीक है, इसमें देखते हैं राज्यपाल की प्रतिनिधियाँ और भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय जो होता है इसको राज्य की संचित निधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होता है। ये आर्टिकल 202 के 3 में जिक्र किया गया। ठीक है, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर में ध्यान दीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। कैसी? उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित हो। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके अनुपात को आवंटित करेंगे कि उनका कितना अनुपात दोनों राज्यों के मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया होता है तो उसे संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति क्या करेंगे, आदेश द्वारा अवधारित होगा। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? ठीक है, विवेकाधीन शक्तियाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तो ये करेक्ट है। मंत्रियों की नियुक्ति करना ये गलत है। और इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत की राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1-3 किस में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आईएएस 2014 का प्रश्न है। ठीक है, ये मेरा पहली बार आईएएस का एग्जाम 2014 में दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2014 में नहीं दिया था, मैंने 2015 में दिया था, फर्स्ट टाइम से 2015 में दिया था। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन रिपोर्ट मिलने पर अन्यथा इसमें समाधान हो जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, और यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है,
और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति इसमें नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और भी है, इसमें अनुच्छेद 200 की बात कर रहा है। 200 में देखिए क्या दिया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, अथवा यह विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य सुचारू रूप से संचालन और इसी हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। देखिए ये तो यहाँ पे दोनों हैं, लेकिन अब ये कैसे राज्यपाल महोदय फॉलो करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हुआ। यहाँ पे बिल्कुल 27 नंबर हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें और भी कथन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1-2 देखें हम लोग वो करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी तो करेक्ट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये गलत केवल है। ठीक है, यहाँ पे विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित तो नहीं कर सकते राष्ट्रपति के लिए, उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए ये करेक्ट है। ठीक है, ये भी दोनों सत्य है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो इसमें उच्च न्यायालय का कोई परामर्श नहीं मांगा जाता, ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें यहाँ पे 3 भी सही हो जाएगा, 4 भी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं मांगते, ये यहाँ पे 100% गलत है, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, 5 गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में विवेकानुसार कार्य कर सकता है। इसमें पहला, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा, किसी विधेयक पर अनुमति देने और अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 200 में विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 के परंतुक में। इसके बाद देखते हैं इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है तथा उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया गया। इसके बाद देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसमें कोई समय सीमा नहीं फिक्स की गई है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम अनुच्छेद राज्यपाल अनुमति के लिए यहाँ पे अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर जिसको वह संबोधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यह यथाशीघ्र शब्द के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, यह राज्यपाल की विवेकाधीन है। राइट, अगला देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 200। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 200 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल दोनों सदनों में पारित विधेयक
राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 200। राइट, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 200। ठीक है, देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध, ठीक है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। ठीक है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या हो जाएगा, जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिनियम को अविधि मान्य कर देगा। ठीक है, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। जब यह अनुमति दे देगा तो वह क्या हो जाएगा, अविधि मान्य नहीं होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिटेल से देखते हैं, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा पुनर्स्थापित किया गया। उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया और राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधि मान्य होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिनियम विधि मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, कौन करता है? तो इसमें अनुच्छेद 213 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा क्षेत्र में है और विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार इसे अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल को पुनः समवेत 6 सप्ताह बाद यहाँ पे क्या है, वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? ये हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 213 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। क्या है, राज्य की विधायिका द्वारा। किसके, राज्य की विधायिका द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे 213 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें 37 नंबर प्रश्न, यहाँ पे किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे राज्य का राज्यपाल नहीं करता, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 37 नंबर इसमें कह रहा है कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की तो करता है, सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग भी करता है। ठीक है, तो इसमें ये तो यहाँ पे सही इसमें है। देखते हैं इसमें किसकी नहीं करता। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी नहीं करता, बाकी महाधिवक्ता की भी करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के डिटेल में
इसमें देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 नंबर। देखिए 4 कूट दिए गए, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार नहीं, ये करेक्ट है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये भी बात इसमें क्या है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं, ये गलत है। ठीक है, विधानमंडल का ही हिस्सा होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। देखिए अधिकार तो था, लेकिन अब ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकार तो था, प्रश्नकाल के दौरान अधिकार तो था उनके पास, और अभी भी है कुछ यहाँ पे क्या, विधान परिषद में वो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ऐसा गलत है। यहाँ पे न्यायिक शक्ति भी है, तो इस तरीके से केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, राज्यपाल को उच्च न्यायालय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, और क्योंकि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, और अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में यहाँ पे दंडादेश निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है यहाँ पे 39 नंबर में कह रहा है कि राज्यपालों के संदर्भ में, ठीक है, राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वह राज्य की विधायिका का अंग है। ठीक है, वह राज्य की विधायिका का अंग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। वह राज्य की विधायिका का अंग है, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट है। और वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, तो ऐसा नहीं, लघुकरण कर सकता है। ठीक है, क्षमा नहीं, क्या हो जाएगा, लघुकरण कर सकता है। ठीक है, लघुकरण कर सकता है। वह राज्य की उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करता, ये करेक्ट है। और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपातकालीन क्या है, शक्तियाँ इसके पास हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 39 का, यहाँ पे डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 168, ठीक है, अनुच्छेद राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत, ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है, और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, और इस प्रकार ACD सत्य है। वस्तुतः अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड राज्यपाल की यहाँ पे प्रविलंबन विराम परिहार लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है। ठीक है, अथवा दंडादेश, जिसमें मृत्यु दंडादेश डेथ सेंटेंसेस शामिल हैं, निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है, परंतु मृत्यु दंडादेश को यहाँ पे क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल किसकी है, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत है। किसके, अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, 40 नंबर में ध्यान दीजिएगा। इसमें 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दो देखिए कथन और कारण दिया गया है। पहला ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो ये कथन गलत है, चलाया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प ऐसा है, तो यहाँ पे ऐसा विकल्प ए गलत, आर सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
डिटेल में ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 361 क्या है? संविधान का अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही, ठीक है, विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। परंतु अनुच्छेद 361(4) प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध यहाँ पे क्या है, अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी जो सिविल होता है मुकदमा तत्संबंधित विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनकी कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्नगत कथन क्या है, सही नहीं है, जबकि कारण संवैधानिक प्रावधानों के तहत सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, पहला सही है, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला ध्यान दीजिएगा, इसमें कथन फर्स्ट, ठीक है। कथन फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में और कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 361 खंड 2 में उपबंधित है कि यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्ती विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधानी अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 में ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ध्यान, इसमें क्या सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति करता, ये सत्य है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, तो यह भी क्या है, सत्य है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 74(2) संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, ठीक है। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का यहाँ पे प्रावधान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं राज्य, ध्यान दीजिएगा। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अर्थात जब राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगे, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया।
15 अगस्त 1947 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत राज्यपाल रहे थे। ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन, इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये हो जाएगा इसमें सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। प्रतिवर्ष ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी यहाँ पे स्मृति में ध्यान दीजिएगा, 13 फरवरी को महिला दिवस, तो सरोजनी नायडू को सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 को भारत के राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है। तो देखते हैं इसमें 47 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हो जाएंगी पद्मजा नायडू। ठीक है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये क्या हो जाएंगी? पद्मजा नायडू 56 से लेकर 67 तक, जबकि ये प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यहाँ की प्रथम राज्यपाल। ठीक है। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर शिवी आनंद बोस यहाँ पे 2022 से ठीक है। ठीक है। और विजया लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल 1962 से लेकर के 64 तक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न 48 नंबर है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये स्टेट विशेष वाले अपने अपने राज्य में यहाँ पे पूछते रहते हैं, तो ये सरला ग्रेवाल हो जाएंगे। ठीक है। और ये 31 मार्च 89 से 5 फरवरी 90 तक थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में कौन संविधान के सदस्य नहीं रहे? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एस.बी. पाटेश्वर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी, निरंजन वांचू। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको देखते हैं डिटेल। मध्य प्रदेश के प्रश्नगत राज्यपालों में से एच.बी. पाटेश्वर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी भारत के संविधान सभा के सदस्य रहे, जबकि निरंजन नाथ वांचू संविधान के सदस्य नहीं रहे। विकल्पों में कोई भी ऐसा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एमपी लोक सेवा आयोग ने इसी को बाहर कर दिया। ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? ठीक है। तो इसमें डॉक्टर भागवत, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री 1966 से 67 रहे। ठीक है। 1980 से लेकर के 84 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे उड़ीसा के भी राज्यपाल 77 से लेकर के 80 तक रहे थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 51 नंबर का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं, आइए इसमें कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं की बात कर रहा है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद समाप्त कर दिया गया, तो ये पहला सत्य है। 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया, ये भी सत्य है। गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये गलत है। ठीक है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल को पदभार संभाला, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 राजस्थान के राज्य प्रमुख का पद समाप्त 1 नवंबर 1956 प्रभावी कर दिया गया। ठीक है। सरदार गुरमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था और वे 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। ठीक है। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस प्रकार कथनों में से क्या है? सी ऑप्शन कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 52 नंबर में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था ये रघुकुल तिलक थे। क्या थे? रघुकुल तिलक थे। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल के तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था और अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल ये यहाँ पे पहले थे। ठीक है, इसके बाद 53 नंबर देखते हैं। इसमें 53 नंबर में ध्यान दीजिएगा कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं सुमेलित है और इसका डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस 23 नवंबर 2022 से और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 22 जुलाई 2019 से और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2019 से और तथा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बिशनराव बागड़े 2024 से हैं। ठीक है, कलराज मिश्र 2019 से 2024 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो इस तरीके से केवल 1 और 2 ही सही है, इसमें केवल जुग्म 2 सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में केवल 2 सुमेलित हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें 54 नंबर प्रश्न और इस राज्यपाल के सेशन से अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उसे हाल के पिछले वर्ष में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, तो ये सरकारिया आयोग 1983 ने सुझाव दिया था। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। सरकारिया आयोग की अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और जिसने हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं प्रणालियों की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया को अध्यक्षता में इसमें अन्य सदस्य बी. शिवरामन और डॉक्टर आर.एस. सेन एक आयोग को गठित किया था। ठीक है, और ये रही हमारी अगली महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, ट्रिपल स्टार से तात्पर्य इम्पोर्टेंट। और आज के लिए इतना ही, आप लोग क्लास को रिवाइज करते रहिए। इसे हम अगली क्लास यानी कि कल इससे को विधानमंडल और मंत्री परिषद को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।